आप देख रहे हैं प्रहार सीधा विजय चौक से और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां घुसपैठियों के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। घुसपैठियों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। पुलिस को निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारी ग्राउंड पर उतरकर वेरिफिकेशन कर रहे हैं और डिटेंशन सेंटर खोले जा रहे हैं। योगी की पुलिस घुसपैठियों की पहचान करने के लिए लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव चला रही है। झुग्गी झोपड़ी में जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त निर्देश के बाद ये जो कार्रवाई है वो हो रही है। दिन में वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, रात में अंधेरे में पुलिस का ऑपरेशन टॉर्च भी जारी है। झुग्गियों में टॉर्च जलाकर तलाशी ली जा रही है। दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। घुसपैठियों के डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें डिपोर्ट होने से पहले तक घुसपैठियों को रखा जाएगा। इन सब के बीच यूपी में डिटेंशन सेंटर बनाने पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा है कि बेवजह डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, सरकार को एक भी बाहरी नहीं मिलेगा, राजनीतिक मकसद से वेरिफिकेशन करवाया जा रहा है। तो एक तरफ पुलिस है जो लगातार वेरिफिकेशन कर रही है, डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं और इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बेवजह डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, एक भी घुसपैठिया सरकार को नहीं मिलेगा। एसआईआर हो रहा है और उस पर चर्चा भी आज चुनाव सुधार को लेकर संसद में, लोकसभा में है। इसके अलावा यूपी में डिटेंशन सेंटर बना रही योगी सरकार की। जो लोग गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से रह रहे हैं, उनको वहाँ पर रखा जाएगा। चेकिंग हो रही है जा जाकर तमाम जगहों पर। राजनीतिक मुद्दा है, लोगों को ज़बरदस्ती परेशान करने के लिए। कहीं कोई उत्तर प्रदेश के अंदर बाहर के लोग आए हुए नहीं हैं, वही लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। और डिटेंशन सेंटर बनाने का उनका अपना अधिकार है, बना सकते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इंशाल्लाह वो ढूंढने पर भी उनको कोई इस प्रकार के व्यक्ति नहीं मिलने के हैं जिससे कि उनको भेजने की ज़रूरत पड़े। और चाहे प्रदेश हो या देश हो, हम कहते हैं कि एक तरफ देश में आप दूसरे, हैरानी ये होती है कि जब हमारा देश किसी एक मज़हब के मानने वालों का नहीं, लोकतांत्रिक देश है, तो उसके अंदर भी इस प्रकार की चीज़ें होना कि अगर बाहर से, फ़िलहाल में आपने कुछ समय पहले जो बिल आया था कि अगर दूसरे मज़हब के लोग अगर परेशान होकर के आएंगे तो उनको तो शरण दी जाएगी और मुस्लिम होंगे तो उनको निकाला जाएगा। क्या हो रहा है इस देश के अंदर? अरे आप पहले दूसरों को लाने की बात करते हो, अपने देश के नागरिकों को ही उनका हक दे दो। और इस प्रकार की बातें करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा है। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इनको इस मकसद में ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। सिर्फ जिस मकसद के तहत ये कर रहे हैं, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति ऐसे नहीं है जिनको कि इस प्रकार की ज़रूरत, आवश्यकता पड़े। तो आखिर में बात रखते रखते जियाउर रहमान बर्क ने कह ही दिया कि मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश है, ये मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश है, लेकिन इसमें सरकार कामयाब नहीं हो पाएगी। इन सब के बीच एक तरफ विपक्ष विरोध कर रहा है तो दूसरी तरफ यूपी के शहर शहर ये अभियान चलाया जा रहा है। आपको वाराणसी की कुछ तस्वीरें इस वक्त मैं दिखा देती हूँ, जहाँ घुसपैठियों के लिए लगातार ड्राइव चलाई जा रही है। बांग्लादेशी, रोहिंग्या और संदिग्ध लोगों की पहचान के लिए पुलिस ने रात में एक स्पेशल ड्राइव चलाई है। पुलिस ने सिगरा इलाके के माधोपुर में झुग्गी झोपड़ी में तलाशी ली तो पता चला कि यहाँ लगभग 50,000 से ज्यादा परिवार रह रहे हैं, जिसे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष ने बसाया है, जिसमें से ज्यादातर लोग पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। हाँ। कौन है जो मदद करता है? कौन मदद करता? किसने बसवाया आपको इधर? 15 साल से तो देता है माइक वो है कौन? ओपी सिंह। हाँ, क्या ये ओपी सिंह जी की। अच्छा हाँ। ये बताइए, जो मेयर का चुनाव लड़े थे। हाँ, 15 साल से रह रहे हैं कमाने के लिए। ठीक है, एक मान सकते हैं कि एक तरफ वेरिफिकेशन के जरिए पता चल रहा है कि लोग कहां से आकर उत्तर प्रदेश में बसे हुए हैं। अब पुलिस कैसे कार्रवाई कर रही है ये भी आपको सुनवाते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? पुलिस स्टेशन सिगरा थाना क्षेत्र में ये आज चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें एक जगह पे लगभग 30 से 35 फैमिलीज यहाँ रहने की सूचना प्राप्त हुई है। और जैसे अपना टीम के साथ, पर्याप्त पुलिस बल के साथ यहाँ चेकिंग किया गया, जिसमें अधिकतर लोग वेस्ट बंगाल का रहने वाले हैं और लगभग 3 से 5 साल से पूर्व से यहाँ रह रहे हैं और उनका पूरा जानकारी कर रहे हैं। और ये उनके परिवार में और कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, उनका यहाँ रहने का क्या उद्देश्य से, किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं, उसको, इन लोगों को कौन यहाँ बसवाए, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ इनके पूछताछ भी वेरीफाई किया जा रहा है।
तो उत्तर प्रदेश में सिर्फ वेरिफिकेशन ड्राइव नहीं चलाई जा रही बल्कि डिटेंशन सेंटर बनाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और डिटेंशन सेंटर का ब्लूप्रिंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास पहुंच चुका है और जैसे ये ब्लूप्रिंट योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचा उन्होंने तुरंत इसे गृह विभाग को भेज दिया है ताकि इसकी डिजाइन और सुरक्षा की जांच हो सके। यूपी में अब घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। घुसपैठियों के लिए यूपी में 17 डिटेंशन सेंटर बनेंगे। ये सभी डिटेंशन सेंटर यूपी के 17 नगर निकायों में बनने वाले हैं। अब गृह मंत्रालय इसके डिजाइन की जांच करेगा, उसके बाद डिटेंशन सेंटर बनाने का काम शुरू हो जाएगा। डिटेंशन सेंटर से लेकर डिपोर्ट करने तक की तैयारी जोर शोर से चल रही है। अभी तेजी से वेरिफिकेशन ड्राइव चल रही है। मुख्यमंत्री ने पूरे सिस्टम को इस काम पर लगाया हुआ है। 7 शहरी निकायों में घुसपैठियों की लिस्ट बनाने का ऑर्डर जारी हो चुका है और ये लिस्ट जल्द ही पुलिस के पास पहुंच जाएगी। लखनऊ में तो मेयर सुषमा खरकवाल खुद ग्राउंड पर हैं और वो खुद लोगों के दस्तावेज चेक कर रही है। अभी नंबर है, बात करो। नंबर देना पड़ेगा, मंगाना पड़ेगा। विधायक कौन है? विधायक हाँ जाकिर हुसैन विधायक है। जरा ढूंढो जरा बपरेटा का है कि नहीं है। और कोई आईडी चाहिए? हाँ आईडी चाहिए। आप लोग सब अब हम लोग 10 घर रहते हैं, किसी कम खर्चा किसी में ज्यादा खर्चा, इस हिसाब से मीटर लगा है सबके अलग अलग। कोई कूलर चला कोई पंखा चलाता है तो उस हिसाब से सब निकल लगा। 15 दिन का समय दे रहे हैं, आप यहाँ से निकलिए। ये सारे कनेक्शन आज कटने चाहिए, ये सारे कनेक्शन। और कैसे लगे, किस आधार पर लगे? 1-2 केवी का कनेक्शन लगा ना तो यहाँ पे खड़ा है। लाइनमैन बुलाइए। आप हैं लाइनमैन? कौन है? आइए आओ, कोई बताओ जिसको जानकारी। आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पे? हो गया कम से कम 10 साल हो लखनऊ गया। में मेयर ने ही मोर्चा संभाल लिया है। वो भी ग्राउंड पर उतर गई हैं, लोगों से नाम पते पूछ रही हैं, ये भी पूछ रही हैं कि आपका विधायक कौन है, आपको किसने बसाया है। लखनऊ में इस तरीके की ड्राइव चल रही है तो वहीं मेरठ में भी इसी तरीके से वेरिफिकेशन किया जा रहा है। पुलिस लगातार झुग्गी झोपड़ियों में जाकर नाम पता पहचान जानने की कोशिश कर रही है। वेरिफिकेशन ड्राइव के तहत मेरठ में 6500 संदिग्ध लोगों की पहचान की गई है, जिनमें 3200 लोगों की पहचान को लेकर डाउट है। जिन लोगों के अवैध रूप से रहने या घुसपैठिए होने की पुष्टि होगी उनके लिए सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाने का निर्देश जारी कर दिया है, जिसको लेकर मेरठ प्रशासन तेजी से काम कर रहा है। मेरठ में 500 लोगों की क्षमता वाला डिटेंशन सेंटर जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए, अस्थायी डिटेंशन सेंटर के बनाने के संबंध में नगर निगम के द्वारा जगह की तलाश की जा रही है और कुछ जगह को हम लोगों ने देखा भी है जिसमें कि अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाया जा सकता है। अभी उनका सर्च जो है पुलिस विभाग और नगर निगम के द्वारा की जा रही है। जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी वैसे ही हम डिटेंशन सेंटर को चालू कराएंगे। वहाँ पर समस्त प्रकार की व्यवस्था जो शासन का आदेश है उसके अनुरूप हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। अच्छा, मेरठ में सत्यापन का कार्य चल रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रह रहे थे, वो चले गए जब सत्यापन हो रहा है। ऐसे कितने लोग होंगे? देखिए, वो एग्जैक्ट संख्या चूंकि अभी पुलिस विभाग ने सबमिट नहीं किया है या नगर निगम ने, तो मैं नहीं बता सकता। जैसे ही आ जाएगा उस तरह हम इन्फॉर्मेशन को शेयर कर लेंगे। तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर के साथ साथ आप देखिए डिटेंशन सेंटर बनाने का काम चल रहा है, घुसपैठियों को चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। ये कहा जा सकता है कि एक नया मॉडल है जो योगी उत्तर प्रदेश में तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत अगर कोई भी घुसपैठिया देवेंद्र मिलता है तो उसके लिए न सिर्फ डिटेंशन सेंटर बनाए जा रहे हैं बल्कि डिपोर्ट करने का भी पूरा बंदोबस्त सरकार कर रही है। हाँ, वो तो बहुत एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लेकिन बनारस के जो पुलिस अधिकारी बोल रहे थे प्राची, वो बड़ी अजीब बात थी। वो ये कह रहे हैं कि ये सब लोग पश्चिम बंगाल के। अगर पश्चिम बंगाल के हैं तो फिर समस्या कहाँ है भाई? पश्चिम बंगाल के लोग अगर हैं तो कहीं भी रह सकते हैं, जिस तरह देश के दूसरे हिस्से के लोग कहीं भी जाके रह सकते हैं। तो वो ये फर्क समझना होगा कि पश्चिम बंगाल के हैं कि बांग्लादेशी हैं। मतलब बांग्ला बोलने का मतलब ये नहीं है कि पश्चिम बंगाल के हैं। वो बांग्लादेशी अगर है तो कंसर्न है, पश्चिम बंगाल के हैं तो उस पर चर्चा करना भी एकदम से बहुत विचित्र सी बात है। तो वो क्लैरिटी कितनी है प्रशासन में, वो पुलिस वाले के बयान से थोड़ा सा उस पर डाउट हो रहा है। बट ओवरऑल देखें तो एकदम से ड्राइव चल रहा है और ये होना ही चाहिए। आप वहाँ तो आपने नोएडा में याद होगा कि किस प्रकार से बांग्लादेशी हाउस हेल्प के साथ कुछ किया गया और क्या उसके बाद क्या उन लोगों ने हंगामा कर दिया। तो इतना बड़ा अगर इशू हो रहा है तो बिफोर इट्स टू लेट वो एक्शन वाली जो बात होती है वो नजर आ रही है प्रशासन में। अब देखिए, विपक्ष विरोध तो कर रहा है। जो जियाउर रहमान बर्क अजीत जी कह रहे थे, उनकी एक अलग लाइन लेंथ है। वो घुसपैठियों पर बोलते नहीं, कह रहे हैं कि यूपी में कोई घुसपैठिया नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो अपना वाला कार्ड है, जो सांप्रदायिक कार्ड है या जो मुसलमान वाला कार्ड है, वो खेलने से पीछे नहीं हट रहा है उत्तर प्रदेश में विपक्ष। देखिए, उन्होंने कहा उसी एक को लेकर के उन्होंने कहा कि दूसरे धर्मों के लोग आएंगे तो उनको बसाया जाएगा और मुसलमान आएगा तो उसको निकाला जाएगा। ये तो उस कानून में ही बहुत क्लियर लिखा हुआ है
कि पड़ोस के जो मुस्लिम मुल्क हैं वहाँ से मुस्लिम धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर जो लोग आएंगे हम उनको नागरिकता देंगे। तो धार्मिक उत्पीड़न तो पाकिस्तान बांग्लादेश में किसी मुसलमान का नहीं होगा ना, दूसरे तरह का उत्पीड़न हो सकता है, उसका आर्थिक और सामाजिक वो अलग चीज़ है, धार्मिक तो उत्पीड़न नहीं होगा। तो ये तो धार्मिक उत्पीड़न झेल करके जो हिंदू और सिख, ईसाई, पारसी या जो भी दूसरे धर्म के लोग आएंगे उनको नागरिकता दी जाएगी। तो एक तो वो इसको अपने आइडियोलॉजिकल हिसाब से एक ट्विस्ट दे रहे थे इस पूरे CAA को, उस कानून को। नहीं मिलेगा ये तो प्रशासन का काम है करने का। मेरा एक मानना है इसमें प्राची कि उसको प्रतीकात्मक नहीं होना चाहिए ये, और चुनावी लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। एक कोई स्ट्रॉन्ग, ये सिर्फ ऑप्टिक्स बनाने का काम नहीं होना चाहिए। आपको ध्यान है, हम सब लोगों को ध्यान है देवेंद्र जी, कि किस तरह से अमेरिका ने निकाला ट्रंप ने, हथकड़ी बेड़ी लगा करके जहाज में लाद करके सेना के जहाज में, और जिस देश के थे उस देश में पहुंचा दिया। तो इतना स्ट्रॉन्ग ऑप्टिक्स बना कि उनके यहाँ लगभग 70% कमी हो गई है अवैध घुसपैठियों। तो आप ऐसी किसी तस्वीर, ऐसी किसी कार्रवाई की जरूरत है कि आप उस तरह से निकालें, डिपोर्ट करें, उनको उस देश में पहुंचाएं। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के तो मान लीजिए कि 71 से एक्सोडस है, हम लोग को नहीं पता है, लेकिन रोहिंग्या एक्सोडस तो बहुत बाद का है, और एक सर्टेन इलाके में वो लोग बसे हुए हैं, ये भी हम सब लोगों को पता है। तो ये क्यों नहीं वहां से उठा करके उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, उनको उठा करके आप डिपोर्ट करने की कोई कार्रवाई कर रहे हैं, अगर करनी ही है तो ये प्रतीकात्मक नहीं हो कि चुनाव है तो हम दिखा रहे हैं। नहीं, तो ऐसे वक्त में विपक्ष का वो सवाल बड़ा वाजिब लगने लगता है कि 11 साल से आप केंद्र में हैं, उत्तर प्रदेश में भी आप सत्ता में, आपने कितने घुसपैठियों को बाहर किया, ये आंकड़ा आप क्यों नहीं दे देते हैं, आप क्यों नहीं सार्वजनिक कर देते हैं कि कितने घुसपैठियों को आपने निकाला है या क्या कार्रवाई आपने की है, ताकि अध्यक्ष जी मंशा साफ हो जाए सरकार की। नहीं, सरकार पर प्रश्न विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन जब इस देश के एक राज्य पश्चिम बंगाल में SIR शुरू होने के बाद बांग्लादेश की सीमा पर घुसपैठिए जा रहे हैं, जमा हो रहे हैं, टीवी पर कह रहे हैं कि मैं 20 साल पहले आया और हमको उस पर जाने दीजिए, तब भी विपक्ष स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जो जियाउर रहमान वर्क का पूरा स्टेटमेंट है, उसका एकमात्र निचोड़ यह है कि जो भी घुसपैठिए मुस्लिम है उनको यहाँ रहना चाहिए, यानी कोई घुसपैठी है ही नहीं। वो उनका सीधा अर्थ यही है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा कि कोई भी विदेशी घुसपैठी है उसको बाहर निकाला जाना चाहिए, लेकिन उनके नाम पर मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो वो तो बिल्कुल लाइन ही अलग है ना। वो तो मान लीजिए अगर उस दृष्टि से है, वो तो ऐसे परिवार से आते हैं जिनके परिवार के लोगों ने संभल में दंगे किए, वहाँ के धर्म स्थलों पर कब्जे किए, धर्म स्थलों को जमीन दोज कर दिया, कुएं पर कब्जे कर लिए, वहाँ चारों तरफ से घेर लिया, तो वहाँ तो कोई बातें नहीं, संभल तो इसमें नाम भी नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश में डिटेंशन सेंटर बन रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छाई है वो जरा केंद्रीय डिटेंशन सेंटर हो कि जिस राज्य में समस्या हो घुसपैठियों को तत्काल कितने घुसपैठिए उसमें रखे जाएंगे, अब ये देखना है कि वाकई में कितने घुसपैठिए उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। अगली खबर की तरफ बढ़ रहे हैं, वो खबर जिसने सबको दहशत में ला दिया था, वो खबर जिसने पूरे देश को सकते में ला दिया था। गोवा की बात कर रहे हैं, जहाँ नाइट क्लब में हुए अग्निकांड के बाद जांच दिल्ली तक पहुंच गई है। गोवा पुलिस दिल्ली में मौजूद है, ना सिर्फ दिल्ली बल्कि नोएडा तक पुलिस की नजर है। वर्च बाय रोमियो लेन नाम के रेस्टोरेंट की चेन कितनी लंबी है ये आपको बताएंगे। गोवा में द बर्निंग क्लब के बाद सिस्टम की आंख खुली है, एक एक अपडेट आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं एक बड़ी बात। गोवा अग्निकांड के अगले दिन ही बर्च क्लब के दोनों मालिक देश छोड़कर फरार हो गए हैं। सौरभ और गौरव लूथरा इंडिगो के विमान से थाईलैंड भाग गए हैं। 7 दिसंबर को ही सौरभ और गौरव दोनों सुबह 5:30 बजे की फ्लाइट से फुकेट भाग गए। दिलचस्प बात यह है कि दोनों इंडिगो के विमान से भागे। दिलचस्प बात यह भी है कि वो विमान अपने टाइम से उड़ा। सौरभ की दिल्ली के GTB एनक्लेव वाले बंगले में कोई नहीं है। गोवा पुलिस अब इंटरपोल की मदद लेगी। शनिवार 6 दिसंबर की रात गोवा के बर्च क्लब में भीषण आग लगी, पूरे देश में हड़कंप मच गया, 25 लोग जिंदा जल गए। उसके अगले ही दिन बर्च बाय रोमियो लेन के दोनों मालिक सौरभ और गौरव देश छोड़कर भाग गए। वो इंडिगो फ्लाइट जोड़ नहीं पा रही थी, आम यात्रियों को परेशानी हो रही थी। उसी इंडिगो की फ्लाइट में सुबह बैठकर थाईलैंड चले गए हैं ये दोनों। गोवा क्लब हादसे की जांच दिल्ली और नोएडा तक जा पहुंची है। बर्च क्लब की पूरी चेन पर नजर है, इसकी दिल्ली में भी ब्रांच है और नोएडा में भी। गोवा हादसे के बाद हर क्लब जांच की रडार पर है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इनमें सौरभ और गौरव का करीबी भरत कोहली भी है, जिसे कल दिल्ली से पकड़ा गया है। सौरभ और गौरव का घर दिल्ली के GTB एनक्लेव में है, जहां 7 दिसंबर की सुबह से ही ताला लगा हुआ था। तो एक हादसा हो गया, 25 लोगों की जान चली गई, तब जाकर तो आंख खुलती है प्रशासन की। उसके बाद फिर ये देखा जाता है, ड्राइव चलाई जाती है कि सुरक्षा मानक जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उनमें भी बड़ी बात यह है कि हादसा होने के बाद जो 2 मेन आरोपी हैं वो इंडिगो की फ्लाइट में बैठकर फरार हो जाते हैं।
कमाल की बात तो देवेंद्र यही है ना कि इंडिगो ने जितना रुलाया है यात्रियों को, हमने देखा यात्री परेशान है, उनका अपना जरूरी काम छूट रहा है, किसी की शादी, किसी के पेपर छूट रहे हैं, लेकिन आरोपी है वो इसी इंडिगो का सहारा लेकर बड़ी आसानी से उड़ जा रहा है और दूसरे देश में पहुंच जा रहा है। और पता नहीं ये संयोग है या उनका उस लेवल पे कोई मैनेजमेंट नहीं किया। ऐसे बड़े पूंजीपति जो होते हैं उनको तो नेक्सस होते ही होते हैं ना, और उस हिसाब से जैसे उसको पता चला उन दोनों की दोनों फरारी, अगर तुम उसमें पाक साफ होते तो जांच प्रक्रिया जो थी, आपने नॉर्म्स का पालन किया कि नहीं, सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया कि नहीं, उसका बताते, वो देश छोड़ के भाग रहे हैं और वहाँ से जाके फिर इनका मैनेजमेंट शुरू हो जाता है। तो इसमें निश्चित तौर पर देखना होगा कि कितनी सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि एक बड़ा चेन है इनके पास, और चेन के ऊपर जब कार्रवाई होगी तो आज नहीं तो कल उनको फिर वापस आना ही होगा। और अच्छी बात यह है कि गोवा पुलिस ने इंटरपोल की मदद ले ली है, तो शायद उसके ज़्यादा क्लू मिले कि फुकेट में ही है या फिर वहाँ से कहीं गया है वो। लेकिन जब ऐसे हादसे सामने आते हैं अवधेश जी, तो एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि कंज्यूमर्स के लिए क्या सुरक्षा गाइडलाइंस हैं? ऐसे बड़े बड़े क्लब्स चल रहे हैं, वहां पर आप क्या ड्राइव चलाते हैं, आप चेक करते हैं कि नहीं करते हैं, परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है? ये तभी क्यों देखा जाता है जब हादसा होता है और 25 लोग अपनी जान गंवा देते हैं और 14 उसमें उस क्लब के कर्मचारी हैं। आश्चर्य का विषय है कि केवल बाहरी नहीं, 14 क्लब के कर्मचारी हैं। तो इसका तो यही हुआ ना कि टके सिर भाजी टके सिर खाजा, मतलब यहाँ कोई कानून व्यवस्था नहीं है। जिसके पास पैसे हैं वो नगर निगम से, पुलिस से सारे सर्टिफिकेट, सिक्योरिटी का, फायर का, सब फायर ब्रिगेड से सब लेके आ सकता है। बार बार प्रमाणित हो रहा है। और गोवा में समझिए ये सीजन होता है, इस समय भारी संख्या में लोग आते हैं, जो करीब 2-2.25 करोड़ लोग गोवा में आते हैं। उसका माना जाता है कि 70-75% इसी सीजन में आते हैं। और ऐसे सीजन में घटना हुई है तो पर्यटन पर भी धक्का है, देश पर भी धक्का है। लेकिन वहाँ तो आप गोवा में अगर आपने जो भी लोग गए होंगे, वो तो उसमें गाड़ी घुसने की जगह नहीं होती है। ऐसे ऐसे जगह क्लब बने हुए हैं कि आप अगर कुछ हो जाए तो वहाँ फायर ब्रिगेड का जाना कठिन हो जाएगा। ऐसे वहाँ क्लब बने हुए हैं, एकदम पूरी गली गली में क्लब बने हुए हैं। कहाँ से उनको मिला है सर्टिफिकेट, कैसे वो चल रहे हैं वर्षों से, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सरकारें आती जाती हैं, वैसे ही रहेगा। और देखिए पूरे देश में इंडिगो में हाहाकार मचा हुआ है। एक आदमी वहां से 2 आदमी आया है, उसको फ्लाइट मिल गया और टाइम पर उड़ के विदेश चला गया वो। ये क्या, ये तो इंडिगो के लिए भी जांच का प्रश्न है कि इंडिगो से उसकी मिलीभगत थी क्या, उसने पैसे दिए कि स्पेशल पूरी फ्लाइट का पैसा ले लो और हमको पहुंचा दो। एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये केवल भारत की बाकी अथॉरिटी पर तो प्रश्न नहीं है, गोवा की कानून व्यवस्था अथॉरिटी पर प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न इंडिगो पर भी है। ये कैसे चला गया? देखिए आम आदमियों की जान चली गई, जो लोग अंदर थे उनकी दर्दनाक मौत हो गई, लेकिन जो इसके आरोपी हैं उनके लिए व्यवस्थाएं कितनी सुगम हैं, इससे अंदाजा लगाइए कि उन्हें यहाँ से भागने में कोई मुश्किल नहीं होती, वो आराम से भाग जाते हैं। हालांकि अब पकड़े जाएंगे, इंटरपोल की मदद ली है और इन गुनहगारों को सजा मिलेगी, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन क्या सख्त कदम इसके बाद उठाए जाएंगे, क्या सबक लिया जाएगा, ये सबसे बड़ा विषय है जिस पर काम करना होगा।